तो जी बच्चों, कैसे हैं आप सब। एक्चुअली जो पिछला वीडियो था वो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, तो इसके लिए मैं इसका सेकंड यूज़ हम लोग चल रहे हैं बेटा। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस के ऊपर बात कर रहे हैं। और इसमें जो हमारा सेकंड यूज़ है ये है डिड्यूसिंग रिलेशन एमंग द फिज़िकल क्वांटिटीज़। जो मैंने पिछले वीडियो के लास्ट में मैंने थोड़ा सा ब्रीफ किया था आपको कि डायमेंशन के इस यूज़ में हम क्या करते हैं कि हमें एक लैंग्वेज दी जाएगी। इस लैंग्वेज के थ्रू हमें क्या करना है, एक फॉर्मूला ड्राइव करना है। तो आपकी एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया हुआ है, जो कि मैंने पिछले क्वेश्चन में भी ये फॉर्मूला चेक किया था। ठीक है, तो इसमें क्या कंडीशन है इसे देख लें, पढ़ लेते हैं एक बार इसको। कंसीडर ए सिंपल पेंडुलम, है ना। पेंडुलम तो आप लोग समझते होंगे कि आपने एक धागे से कोई भी मास सस्पेंड किया हुआ है, लटकाया हुआ है, तो वो आपका सिंपल पेंडुलम बन जाएगा। और सिंपल पेंडुलम बन जाएगा तो वो क्या करेगा, अपनी मेन पोजीशन की दोनों साइड मोशन करेगा। ठीक है, हैविंग ए बॉब, और जो आप उसमें सस्पेंड करते हैं, जो मास सस्पेंड करते हैं, जो आप लोहे का गोल बॉल छोटा सा जो आप उसके साथ बांध लेते हैं, वो क्या कहलाता है, बॉब कहलाता है। अटैच टू ए स्ट्रिंग, स्ट्रिंग यानी कि धागा, दैट ऑसिलेटेड अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जाहिर सी बात है, अर्थ के ऊपर होगा तो अर्थ के ऊपर जितना भी मोशन होता है, जो भी फोर्स होता है, वो किसके साथ होता है बेटा, ग्रेविटी के साथ होता है। ठीक है, suppose that the period of oscillation of the simple pendulum depends on its length। तो ये जो सिंपल पेंडुलम का पीरियड ऑफ ऑसिलेशन यानी कि टाइम पीरियड, ये जो बता रहा है पीरियड ऑफ ऑसिलेशन किस पे डिपेंड करता है बेटा, पहली चीज़ है लेंथ पे डिपेंड करता है, देन मास ऑफ बॉब यानी कि एम के ऊपर डिपेंड करता है, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी इस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे कितनी चीज़ें बता दी हैं बेटा। पहली चीज़ जो टाइम पीरियड है किस पर डिपेंड करता है, लेंथ पर डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है, एंड ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। तो हमें इसके लिए यानी कि किसके लिए, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन के लिए हमें फार्मूला ड्राइव करना है। ठीक है, लास्ट फार्मूला हमने यही किया हुआ था, लेकिन उसमें हमने काम कुछ अलग किया हुआ था। अब हम यहाँ पे कुछ अलग करने वाले हैं। ठीक है, शायद आप लोग समझ गए होंगे। तो इसका मेथड क्या है, बिल्कुल सिंपल सा मेथड है। इसके लिए क्या करना है आपको, जो आपको ड्राइव करना है, जिसके लिए फार्मूला ड्राइव करना है, आपको फार्मूला ड्राइव करना है बेटा टाइम पीरियड के लिए। तो आप लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे टाइम पीरियड, प्रोपोर्शनल लगाएंगे, किस किस के ऊपर डिपेंड करता है। तो पहली चीज़ क्या है आपके पास, लेंथ। तो लेंथ को आप ब्रैकेट में दे रखा है, लेंथ को आपने रिप्रेजेंट करना है बेटा एल से। दूसरा किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मास के ऊपर, मास ऑफ बॉब के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इनटू मास ऑफ बॉब। एंड तीसरी जो चीज़ है वो ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है और जी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। बस ये तीन चीज़ें थी, इनको हमने प्रोपोर्शनल के राइट हैंड में रखा हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ पे इसके ऊपर पावर्स लगा देंगे किसी भी वेरिएबल्स की। लाइक हम यहाँ पे ए बी सी पावर लगा देते हैं, छोटा सा लग देते हैं, और इसको बना देते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पर भी आप अगर इस काम को कर रहे हैं तो बेसिक चीज़ क्या पता होना चाहिए आपको, ये क्वांटिटी क्या है ये पता होना चाहिए। जब आपको ये पता होगा ये क्वांटिटी क्या है, तभी आप इनकी डायमेंशंस बता सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है बेटा, इनकी सभी की डायमेंशन लिखनी है ना। तो हम जो हमारी लेफ्ट हैंड वाली क्वांटिटी है इसकी भी डायमेंशन लिखेंगे, और राइट हैंड वाली क्वांटिटी है हम इसकी भी डायमेंशन लिखेंगे। तो हम लिखेंगे राइट द डायमेंशन ऑन बोथ साइड। बस एक थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है, राइट द डायमेंशन ऑन बोथ साइड। ये हम जो यूज़ कर रहे हैं डायमेंशन का, इससे हम कोई भी नया फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम इसकी डायमेंशन लिखते हैं। हमें पता होना चाहिए ठीक है, टाइम पीरियड है और टाइम की डायमेंशन क्या होती है, टी होती है। अब चूंकि हमें मालूम है कि यहाँ पे सिंगल टर्म टाइम है, अगर हम यहाँ पे कुछ और नहीं है, तो अगर हम यहाँ पे m0 लिख दें, m0 का मतलब है नथिंग,
और एल ज़ीरो लिखते हैं, और एल ज़ीरो का मतलब है नथिंग, यानी कि यहाँ पे से जो टर्म लिखा हुआ है वो सिर्फ क्या है आपका टी है। ऐसा हमने क्यों किया है, जिससे कि हमें पावर को कंपेयर करने में आसानी हो जाए। बीच में प्रोपोर्शनल साइन लगा देते हैं। एल क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, यानी कि लेंथ है, तो लेंथ की डायमेंशन होती है बेटा एल। पावर ए है तो ए लगा देते हैं। फिर नेक्स्ट टर्म है हमारे पास एम, यानी कि मास ऑफ बॉब है, तो मास के लिए डायमेंशन हम एम लगाएंगे। पावर बी एंड ग्रेविटी पता है एल टी माइनस टू होता है ग्रेविटी या एक्सेलरेशन, डायमेंशन क्या होती है एल टी माइनस टू। पावर सी लगा हुआ था तो हमने यहाँ पे पावर सी लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे सेम ऐसे ही रहेगा, इसको लिख देते हैं दोबारा से एम ज़ीरो एल ज़ीरो टी। अच्छा, जैसे टी के ऊपर कुछ नहीं है तो यहाँ पे पावर कितना है, वन है, समझाने के लिए लिख देते हैं इसको वन यहाँ पर। ठीक है, इस प्रोपोर्शनल टू। अब हमें अगला स्टेप क्या करना है, इन पावर का मल्टीप्लिकेशन अंदर करना है। तो हम इसकी पावर का मल्टीप्लिकेशन अंदर कर देते हैं, एल की पावर ए एन की पावर बी, सब बस पावर को अंदर ले जा रहे हैं और कोई ख़ास काम नहीं हो रहा है। और एल की पावर देखिए, यहाँ पे एल की पावर यहाँ सी से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा आपके पास टी की पावर माइनस टू सी। ठीक, अब अगली लाइन में हमें क्या करना है, इन पावर्स को इकट्ठा एक जगह रखना है। एम ज़ीरो एल ज़ीरो टी की पावर वन एंड प्रोपोर्शनल साइन, और सबसे पहले हमें मालूम है एम रखते हैं, तो हम देखें एम की पावर क्या है हमारे पास, बी है, बी हो गया। अब हम देखेंगे एल, एल हमारा दो जगह है, एक ये है और एक ये है, तो हम ये क्या कहलाता है, बेस कहलाता है। अगर बेस इक्वल होते हैं तो हम पावर को प्लस कर देते हैं, तो एल ये है हमारा, बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा ए प्लस सी, एंड टी बचा आपके पास टी की पावर माइनस टू सी। बस इतना काम हो गया। अब हम अगले स्टेप की तरफ जाएंगे। तो इसका अगला स्टेप क्या है कि हम दोनों साइड की पावर की कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग द पावर, ऑन कंपेयरिंग द पावर। ठीक है, यहाँ पे m की पावर क्या है बेटा, b है, और यहाँ पे m की पावर क्या है, ज़ीरो है, तो हमारे पास b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ज़ीरो। ठीक है, एंड l की पावर देखते हैं, l की पावर a प्लस सी है, और यहाँ पर क्या है, पावर ज़ीरो है, तो हम लिख सकते हैं इसको, इधर a प्लस सी है ये, और यहाँ क्या है ज़ीरो, तो a प्लस सी इज इक्वल टू हो जाएगा ज़ीरो। एंड ये देखें t की पावर इधर लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पे क्या है, माइनस टू सी है, और इधर t की पावर क्या है बेटा, वन। ठीक है, तो सबसे पहला जो पार्ट सॉल्व होना है वो हमारा यही सॉल्व होना है, हम यही सॉल्व करके दिखा देते हैं कि माइनस टू सी इज इक्वल टू वन है, तो टू को भी इधर भेजते हैं और माइनस को भी इधर भेजते हैं, तो सी की वैल्यू निकल आएगी बेटा माइनस वन अपॉइंट टू। और ये जो सी की वैल्यू माइनस वन अपॉइंट टू निकली है, ये अगर हम इस जगह पुट कर देते हैं, यहाँ देखें तो यहाँ सी की जगह हमने माइनस वन अपॉइंट टू पुट किया हुआ है इज इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या निकल आती है बेटा, वन अपॉइंट टू। अब इस तरह से हम देखें हमारे पास तीनों वैल्यू हमें मिल गई हैं, ये ए की वैल्यू है, ये हमारे पास बी की वैल्यू है, और ये हमारे पास सी की वैल्यू है। हमने ये तीन ही कांस्टेंट लिए थे, ए बी एंड सी। ठीक है, अब हमने ये जो तीनों वैल्यूज़ निकली हैं, इन तीनों वैल्यूज़ का क्या करना है, इन तीनों वैल्यूज़ को उठाकर हमें इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देना है। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट आपको पता ही है कि इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारा, टी इज इक्वल टू टी इज़ प्रोपोर्शनल टू एल की पावर ए, एम की पावर बी एंड जी की पावर सी। तो हम इसमें पुट कर देते हैं, तो हम लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, मतलब हम क्या कर रहे हैं इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो ये t इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, सॉरी t इज प्रोपोर्शनल टू l की पावर क्या था बेटा, a था, तो a की पावर क्या है आपकी, हाफ निकली, ये लगा दी। ठीक है, और फिर उसके बाद आपका m था, m की पावर क्या निकली है बेटा, m की पावर b थी, तो हम b की वैल्यू क्या निकली है, ज़ीरो लगा देंगे। एंड g, g की पावर क्या थी बेटा, c थी, तो उसकी जगह हम क्या लगाएंगे,
-1/2 जो सी की वैल्यू निकली है। ठीक है, ऊपर आप देख लें जी के ऊपर पावर क्या लगी हुई थी, सी लगी हुई थी। ठीक है, इतना काम हो गया। अब हमें ये पता है कि अगर किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो टी इज़ प्रोपोर्शनल टू एल की पावर 1/2, ये तो हट जाएगा स्टेप, वैल्यू 1 हो जाएगी, और इंटू जी की पावर हो जाएगी -1/2। ठीक है, अब क्या करना है, अब बस छोटा सा स्टेप बचा हुआ है। ये हमारे पास है t इज़ प्रोपोर्शनल टू, चूँकि ये l की पावर 1/2 है, और इस g को नीचे ले आएंगे तो ये g की पावर -1/2 हो जाएगी। तो ये g की पावर सॉरी, ये g की पावर +1/2 हो जाएगी। नीचे आने के बाद ये पावर प्लस में हो जाएगी। तो हम इसे लिख सकते हैं, चूँकि दोनों पे 1/2 की पावर है, तो हम दोनों को एक साथ लिख सकते हैं L/G की पावर 1/2। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पेज ख़त्म हो गया है, यहाँ दिखा देते हैं आपको थोड़ा सा। तो ये हमने लिख लिया, चूँकि दोनों की पावर 1/2 थी तो हमने इसको एक ही ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है, अब बाकी काम यहाँ कर देते हैं, क्योंकि नीचे स्पेस नहीं बचा हुआ है। तो ये हो जाएगा बेटा आपका टी इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, रूट लिख सकते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा आपका L/G। और जब हम प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो रूल होता है साइंस में कि कांस्टेंट आ जाता है। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा एक्सपेरिमेंटली देखते हैं, उसकी वैल्यू क्या होती है हमारी, 2π होती है। तो यहाँ पे 2π आ जाएगा और √L/G आ गया। ठीक है, और यहाँ पे ऑब्ज़र्व करने की एक बात ये है कि यहाँ पे जो फॉर्मूला में हमें दे रहा था कि जो टाइम पीरियड है वो किस किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पर, मास पर एंड ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। तो हमने जो फार्मूला बनाया है, फाइनली जो फार्मूला आया है हमारे पास में, वो t = 2π L/G आ रहा है। 2π तो कांस्टेंट है, ये तो हमने प्रोपोर्शनल की जगह ला के रखा हुआ है। तो हम देखें यहाँ पे तीन में से सिर्फ दो ही चीज़ें यहाँ पे फार्मूला में आ रही हैं, वो एक L आ रहा है यानी कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, एंड ग्रेविटी, मास नहीं आ रहा। तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि जो बॉब का मास होता है उससे ऑसिलेशन पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। यानी कि अगर आप कोई भी मास लेते हैं, कम या ज़्यादा मास लेते हैं, तो ऑसिलेशन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ऑसिलेशन पे असर डालने वाली यानी कि ऑसिलेशन वेरी करेगा इन दो चीज़ों से, लेंथ और ग्रेविटी पर। ठीक है, मास पे डिपेंड नहीं करेगा बिल्कुल भी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई परेशानी हो या आपका कोई कुछ भी आपकी एडवाइस हो तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में।